हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर पॉलिस। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th, जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर 1। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोशल साइंस की अभी तक मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं इस चैनल पर, और आज आपके लिए मैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ला रहा हूँ। ये तो आप जानते हैं ह्यूमैनिटीज़ का ये सब्जेक्ट है, और इसमें चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर तो वैसे बहुत बड़ा है, बट मैंने इस वीडियो को पार्ट में बनाता जा रहा हूँ, जिससे आप पार्ट वाइज समझ सकें। सो द फर्स्ट हेडिंग इज़ व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर एरा। एक तो हम ये समझेंगे, और दूसरा समझेंगे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये दोनों हेडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले आप ये देखिए कि कोल्ड वॉर शुरू कैसे हुआ। तो कोल्ड वॉर का मतलब आप समझते हैं शीत युद्ध, या एक ऐसा वॉर जो एक आइडियोलॉजिकल वॉर हो। मैं आगे आपको और बताऊंगा इसमें। सो द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं कि कोल्ड वॉर शुरू होने के पहले भी क्या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई वर्ल्ड वाइड, या क्या ऐसा रीज़न रहा जिसके कारण कोल्ड वॉर हुआ। तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री से मैं समझाऊंगा। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, और इसी के साथ दुनिया भर में एक पॉलिटिकल चेंज आया। क्या चेंज था वो? तो आप जानते हैं कि 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो एंड होता है। और वो कैसे होता है कि एक तरफ जो सेनाएं थीं वो थीं यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस की। इस पूरे ग्रुप को अपन जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? अलाइड फोर्सेस बोलते हैं। और ऐसे ही दूसरे तरफ जो पावर्स हैं वो थी कौन? एक्सिस पावर्स। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और 1945 में ये झगड़ा ख़त्म हुआ। कैसे हुआ ये झगड़ा? ये झगड़ा ख़त्म ऐसे हुआ कि मेनली एक बॉम्बिंग हुई, एक अटैक हुआ यूएस के थ्रू। तो इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब मैं आगे इसमें आपको बता दूं इस वीडियो में कि ये जो वॉर था, इसमें पूरी दुनिया लगभग लगभग कनेक्टेड थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ऐसा ही कोल्ड वॉर में भी हुआ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ सपोर्ट जो दूसरी कंट्रीज से मिल रहा था इन देशों के लिए, जिन देशों की बात मैंने की यहाँ पर आपके लिए, तो जो सपोर्ट था मेनली वो मिल रहा था साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, बर्मा से, और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से। क्योंकि जितनी भी ये एरियाज़ मैंने आपको बताया, साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली, ये ज़्यादातर एरियाज़ अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी, और ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होने के कारण यहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट अंग्रेज़ों को था इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स। तो फाइनली क्या हुआ कि ये सारी लड़ाई चलती रही। आप जानते हैं जब भी कोई वॉर होता है तो उसमें ह्यूमन लिव्स, या ह्यूमंस की जो लाइफ होती है वो भी ख़त्म होती है, सिविलियन प्रॉपर्टी बर्बाद होती है। तो ऐसा ही हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था एक समय पहले 1914-1918 में, और 1945 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब ये सारी बातें हमने समझ ली। अब हम देखते हैं कि कैसे यूएस और यूएसएसआर के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसा कि हमने आपको बताया, ये ख़त्म हुआ, और वैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया। मीन्स बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर वॉज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो क्या हुआ एंडिंग में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते वक्त, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या इसको हम यूएस बोलते हैं, इसने दो बॉम्ब फेंक दिए। जापान एक कंट्री है, उसके दो शहरों पर, और उन शहरों का नाम है, मैंने मेंशन किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर से, हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये अगस्त 1945 की घटना है, और इसी की वजह से जापान ने सरेंडर कर दिया। सबसे ख़ास बात यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब जो होते हैं, दे हैव द वेरी हाई इंटेंसिटी। दैट्स वाई आप समझ सकते हैं, एक फैक्ट है कि महज 7 सेकंड में 70,000 लोगों की जानें चली गई थी। तो कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, यू कैन एज्यूम योर सेल्फ। देन तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि अटैक तो कर दिया जापान पर, बॉम्ब गिरा दिए, जापान ने सरेंडर कर दिया, और फाइनली जो अलाइड फोर्सेस थी और जो एक्सेस पावर थी, इनके बीच का झगड़ा ख़त्म हो गया। ऐसे ही यहाँ हो रहा था। ऐसे ही आप जानते हैं कि जो जर्मनी है उसमें यूएसएसआर ने अपनी फोर्सेस को भेज दिया था, और जर्मनी में आप जानते हैं हिटलर की जो कहानी है 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो हिटलर
इसी समय जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है उसी समय की बात है, जर्मनी भी सरेंडर कर देता है और फाइनली हिटलर की भी डेथ हो जाती है, मीन्स वो सुसाइड कर लेता है। तो वो भी कभी अपन देखेंगे किसी वीडियो में। फिलहाल में हम चैप्टर 12 चैप्टर को पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो हम इसको देखते हैं। तो क्रिटिक्स ऑफ द यूएस, तो जो बॉम्ब गिराए गए जापान पर या जापान के 2 शहरों पर, उनमें क्रिटिक्स क्या बोलते हैं। तो अपन को समझना पड़ेगा कि क्रिटिक्स मतलब होते हैं बुराई करने वाले और दूसरे होते हैं सपोर्टर्स। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रूरी बात यही है कि आपको क्रिटिक्स और सपोर्टर्स दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को समझना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके कहने की बात क्या रही और कौन कौन चीज़ों को अपने हिसाब से लेता है। तो क्रिटिक्स ऑफ द यूएस डिसीजन, अब बुराई करने वाले ये बोलते हैं कि जो बॉम्ब गिराया गया ये फालतू में गिराया गया जापान के ऊपर या जापान के 2 शहरों के ऊपर। यूएस को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, तो क्या ज़रूरत थी अननेसेसरी 70,000 लोगों की जान से ख़त्म करने की, उनको मारने की, उनको मर्डर करने की। तो मेनली इस तरह के वर्ड्स यूज़ हुए। ओके, बट ये क्रिटिक्स का कहना है। अब सपोर्टर्स मेनली क्या बोलते हैं, सपोर्टर्स ये बोलते हैं कि दे सजेस्ट दैट द यूएस एक्शन, तो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि दे सजेस्ट दैट द यूएस एक्शन वाज इंटेंट टू स्टॉप द सोवियत यूनियन। तो उनका कहना ये है कि मेनली इसलिए क्रिटिक्स ने ऐसा की, क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि इसलिए ऐसा हुआ कि सोवियत यूनियन को के सामने एक ऑप्शन देना था यूएस को कि हम मिलिट्रीली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम केवल अमेरिका में ही नहीं है पावरफुल बल्कि हम एशिया में भी पावरफुल हैं। और ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका को मॉस्को, जो कि उस समय यूएसएसआर या रशिया की जो कैपिटल रही, वहाँ तक ये बात पहुँचानी थी कि यूएस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, सुप्रीम है। ऑल दो तो ऐसा हुआ। एनीवेज, फिर देखते हैं सपोर्टर्स वाली बात। सपोर्टर्स ये बोलते हैं कि जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए ये नेसेसरी थे, मतलब अमेरिका को जो लोग सपोर्ट करते हैं या जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी उस समय वो सपोर्ट करती हैं, आज भी यूएस को सपोर्ट करती हैं। तो उनका कहना ये था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम ये होती कि बहुत सारे अमेरिका के लोग या अमेरिकन सिविलियन मारे जाते, जो अलाइड लोग हैं या जो अलाइड कंट्रीज़ के ग्रुप थे वो उनके लोग मारे जाते और बहुत ज़्यादा मिलिट्री का नुकसान होता। इस वजह से यूएस ने जो किया वो ठीक किया। तो सपोर्टर्स और आप देख सकते हैं किस तरह से जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये बात कही। हम आगे देखते हैं। तो मोटिव जो भी रहा हो, लेकिन अपन इतना समझ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और इसी के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो कहानी कुछ ऐसी हुई थी इसमें कि दोनों कंट्रीज़ जो थी यूएस और यूएसएसआर, ये एक समय तो अलाइड फोर्सेस का पार्ट थी, मतलब एक ही साथ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। बट लेटर ऑन इस तरह की जो चीज़ें हुई जो मैंने आपको बताई, इसी के साथ यूएस और यूएसएसआर दोनों फ्रंट पर आ गए। और जो फ्रंट पर आए उनकी कहानी ये है कि उस समय फ्रांस और यूके भी अलाइड फोर्सेस में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बट फ्रांस और यूके, या जिसको आप ब्रिटेन बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी प्रॉब्लम से फंसा हुआ था। प्रॉब्लम्स लाइक कि फ्रांस और यूके को ये समझ में आ गया था कि उनकी जो वर्ल्ड वाइड कॉलोनीज़ थी, मीन्स अफ्रीका में, एशिया में, ये सारी की सारी कॉलोनीज़ से उनको खाली करना थी। वो कॉलोनीज़ मतलब इन देशों के, जैसे इंडिया की बात कर सकते हैं, श्रीलंका की बात कर सकते हैं, अफ्रीका की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देश बोल रहे थे कि हमको आज़ादी चाहिए। तो फ्रांस यूके तो उस काम में या उस टास्क में बिजी हो गए। अब बचे कौन? बची ये 2 कंट्रीज़, यूएस और यूएसएसआर। तो ये एक दूसरे को अपना पावर शो ऑफ करने के लिए फाइनली एक दूसरे के सामने आ गए, मीन्स कन्फ्रंट हो गए। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के साथ ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें मैंने आपको समझाया शुरुआत हो गई, तो शुरुआत हुई कब? 1945 में। और ये शुरुआत इतनी लंबी थी कि 1991 तक, जी हाँ 1991 तक कोल्ड वॉर कंटिन्यूसली इन 2 देशों के बीच चलता रहा। तो इस कोल्ड वॉर में हुई तो बहुत सारे इवेंट हैं, बट इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट मेजर इवेंट जो हुआ इस पूरे कोल्ड वॉर में, वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो आप देख सकते हैं जैसा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हम यहाँ करेंगे कि अप्रैल 1961 की बात है। जो लीडर्स थे सोवियत यूनियन के,
अब आप चाहे सोवियत यूनियन बोलिए चाहे यूएसएसआर बोलिए, बात एक ही रहेगी। यूएसएसआर का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये जो लीडर्स थे ये लोग इस बात को लेके वरीड थे, सोवियत यूनियन के लीडर्स, कि यूएस कहीं ना कहीं क्या करने वाला है, कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा जो है उस पर अटैक कर देगा और फिडेल कास्ट्रो को हटा देगा। फिडेल कास्ट्रो कौन थे? फिडेल कास्ट्रो वहाँ के एक कम्युनिस्ट नेता थे जो बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने। और आप जानते हैं कि जो क्यूबा है वो एक स्मॉल आइलैंड नेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स में आता है। यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट के इलाके में ये कंट्री आती है। तो इस तरह से यूएसएसआर को ऐसा लगा तो कुछ तो तरीका निकालना था इसका कि क्या किया जाए, इसके कारण अमेरिका या जो यूएस है वो कम्युनिस्ट रूल क्यूबा को या वहाँ के फिडेल कास्ट्रो को ओवरथ्रो ना कर पाए। तो इन्होंने क्या किया यूएसएसआर ने कि क्यूबा को इनको बचाना था अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका अगर वहाँ पर पहुँच जाता तो क्यूबा से कम्युनिस्ट रूल ख़त्म हो जाता और कैपिटलिस्ट सिस्टम शुरू हो जाता। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट ये दो आइडियोलॉजीज़ होती है, कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट आप बोल रहे हैं ये आइडियोलॉजीज़ होती हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, बट फिर भी मैं किसी दूसरे वीडियो में आपके इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। तो क्यूबा के लिए सपोर्ट मिल रहा था सोवियत यूनियन से और हर तरह का सपोर्ट था, जैसे कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी था और फाइनेंशियल हेल्प भी थी। उस समय यूएसएसआर के एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन रहे, एक बहुत फेमस लीडर रहे जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अमेरिका से क्यूबा को बचाने के लिए हम एक रशियन बेस बनाएंगे क्यूबा में। तो रशियन बेस बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई। ये अप्रैल 1961 की घटना है। आगे बढ़ते हैं हम, 1962 आ जाता है। सोवियत यूनियन प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। सोवियत यूनियन ने क्या किया, पहले वह रशियन बेस बनाया, मतलब अपनी मिलिट्री को भेजा, और फिर जब उनको लगा कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो फाइनली न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी क्यूबा में प्लेस कर दिया। और सबसे ख़ास बात ये थी कि इन बीपन्स को, मतलब इन न्यूक्लियर बीपन्स को वहाँ पर सेटअप किया, पुट किया, और यूएस की टेरिटरी में या फिर अमेरिका के एरिया में ऐसा फर्स्ट टाइम था कि बिना अमेरिका को पता चले इतनी बड़ी इवेंट, इतनी बड़ी घटना या इतना बड़ा इंसिडेंट अमेरिका में हो रहा है या अमेरिका के कोस्टल इलाके में हो रहा है। तो ये सब होता रहा। अब क्या होती है कहानी कि यूएस को कुछ समय बाद समझ में आया, तो कैसे रिएक्ट किया यूएस ने वो हम देखते हैं। 3 weeks आफ्टर द सोवियत यूनियन हैड प्लेस द न्यूक्लियर वेपन्स। लगभग 3 हफ्ते निकल गए, जी हाँ 21 दिन हो गए, और यूएस को 21 दिन हो गए और यूएस को पता ही नहीं चला कि क्यूबा जो कम्युनिस्ट रूल्ड कंट्री है वहाँ पर सोवियत यूनियन ने अपना मिलिट्री बेस ही बना लिया और वहाँ पर अपनी आर्मी को भी इंस्टॉल कर दिया। तो अमेरिका को पता चला लगभग 3 weeks बाद या 21 days बाद। और इन 21 days के बाद में यूएस के प्रेसिडेंट उस समय थे जॉन एफ कैनेडी। तो आप जानते हैं यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। सो जॉन एफ कैनेडी से बात की एडवाइज़र्स ने अमेरिका की, और बातचीत हुई गवर्नमेंट में। तो फाइनली एडवाइज़र्स ने बोला कि ये तो बिल्कुल गलत है, यूएसएसआर का जो इंस्टेंस रहा हमें इसको लेके कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब जो कोल्ड वॉर है, क्योंकि 1945 से शुरू हो चुका था और अब 62-63 पे हम लोग आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक फुल स्केल वॉर दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो जाएगा। लेकिन उस समय जॉन एफ कैनेडी भी जानते थे कि अभी अपन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फिनिश करके फ्री हुए 1945 में, और दुनिया भर में अमेरिका की थोड़ी सी बुराई तो हो ही गई थी क्योंकि उसने जापान पर अटैक किया था 1945 में। तो फाइनली जॉन एफ कैनेडी ने ऐसा सोचा कि हमारे देश की जो छवि है या देश की जो इमेज है वो और ख़राब ना हो, इसलिए हम क्यों ना ऐसा करें कि पहले एक बार बात कर लें निकिता क्रुश्चेव से, या क्रुश्चेव जो हैं उनसे, कि वो क्या बोलते हैं इस बारे में। तो क्रुश्चेव से बात की और समझाया कि भाई आप आपके मिसाइल्स और ये सब चीज़ें क्यूबा से हटा लीजिए। तो ये अमेरिका ने इस तरह से इस पर रिएक्ट किया फाइनली। तो कैनेडी ने भी यही ऑर्डर दिया अमेरिकन वॉरशिप्स को कि एक तो बात करने के बाद क्रुश्चेव से
अमेरिका ने भी या कैनेडी जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उनने डराने के लिए सोवियत यूनियन को जितने भी अमेरिकन वॉरशिप्स थे इन सब को क्यूबा की तरफ भेज दिया, जिससे ऐसा लगे यूएसएसआर को कि अगर ये बात नहीं मानी जॉन एफ कैनेडी की, निकिता क्रुश्चेव ने, तो अमेरिका भी तैयार है एक वॉर लड़ने के लिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती रहीं और फाइनली यही जो पूरी लड़ाई थी, यही जो पूरा इंसिडेंट था, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ओके, तो इस तरह का पूरा इंसिडेंट रहा। तो आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया, एक कोल्ड वॉर क्या था और दूसरा क्या था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब जो पार्ट 2 होगा उसमें हम बात करेंगे आगे कुछ इंसिडेंट्स, आगे कुछ हेडिंग्स। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड विद ट्यूटर पॉलिस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।